मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग वर्ल्ड विदाउट टेक्नोलॉजी। इस कहानी में हमें टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रहने वाली एक सुजुकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर इस वक्त फादर यूजी टीवी देख रहे होते हैं और बेटा किंजी और बेटी यूवी अपने अपने फ़ोन में बिजी होती। इस तरह हमें पता चलता है कि पूरी फैमिली पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और ये बहुत मुश्किल से एक साथ वक्त गुजारते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि योशी थोड़ा लेट उठता है क्योंकि आज उसकी अलार्म क्लॉक नहीं बजी थी। वो तुरंत उठकर बाहर आता है और अपनी वाइफ मित्सु से टाइम पूछता है, लेकिन घर की कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही थी। साथ ही मित्सु ये भी बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से घर में कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। अब यूही भी जाग जाती है और जब वो देखती है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अपने फ़ोन को तुरंत देखने के लिए चाहती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फ़ोन कर सके, लेकिन उसका फ़ोन भी बैटरी ना होने की वजह से बंद हो चुका था। अब फादर और बच्चे अपने अपने काम पर चले जाते हैं, यानी कि फादर ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन लिफ्ट के पास उन्हें बहुत भीड़ नज़र आती है क्योंकि लिफ्ट भी आज काम नहीं कर रही होती। इसलिए सबको अब 10वें माले से सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। सभी अचानक हुए इस पावर कट से कंफ्यूज होते हैं। योशी अब पहले लेट हो चुका था, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर जाता है ट्रेन लेने के लिए, पर वहाँ पर भी उसे बहुत भीड़ मिलती है क्योंकि पावर कट की वजह से ट्रेन भी बंद हो चुकी थी। ऑफिसर बताता है कि जब ट्रेन शुरू होगी तो उन्हें सबको बता दिया जाएगा, इसलिए अब सब बस पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन सभी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल पावर सिस्टम रहस्यमय तरीके से बंद हो चुके थे। फिर हमें किंजी को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रहा होता है। वो देखता है कि आज रोड पर एक भी कार नहीं है क्योंकि सब कार बंद पड़ चुकी थी। किंजी देखता है लोग पैदल ही काम पर भाग रहे हैं। कुछ लोग किंजी के पास साइकिल देखकर उसे चलते हैं। दूसरी तरफ हम योशी कैसे भी करके अपने ऑफिस पहुंच जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि ऑफिस की ऑटोमेटिक डोर भी बंद हो चुका है और साथ ही वहाँ पर मौजूदा किसी की भी घड़ी काम नहीं कर रही थी। अब कुछ देर सोचने के बाद कॉलीग्स एक दरवाज़ा तोड़ने का फैसला करते हैं और वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद भी उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि ऑफिस की लाइट भी काम नहीं कर रही होती। वहीं घर के बाहर मित्सु अपने दोस्तों से मिलती है जो पावर कट की बातें कर रहे होते हैं और अब उनकी सारी फ्रेंड्स पास के स्टोर में कैंडल्स लेने जाती है ताकि वो रात को अच्छे से खाना तो खा सकें। लेकिन मित्सु कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि रात तक तो पावर आ ही जाएगी, लेकिन फिर भी ये लोग कैंडल खरीदने क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ना सोचते हुए अपने फ्रेंड्स को फॉलो करती है और स्टोर पर ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए पहुंच जाती है, जैसे कि खाना, पानी और कैंडल। और वहाँ वो देखते हैं कि स्टोर पर सामान लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन सभी लोग पेमेंट करने के लिए एक लंबी लाइन में खड़े हुए होते हैं। पर पेमेंट मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए अब स्टोर वाले सिर्फ कैश में ही सामान दे रहे होते हैं। इसलिए अब लोग एटीएम जाते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि एटीएम भी काम नहीं कर रहा। वही योशी के ऑफिस में पता चलता है ये कोई नॉर्मल पावर शॉर्टेज नहीं है। उनका बॉस उन्हें छुट्टी दे देता है। अब योशी अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और घर आते समय वो एक साइकिल स्टोर पर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से अब उन्हें साइकिल की कीमत समझ आ रही थी, लेकिन अब साइकिल की कीमत भी आसमान छू रही थी। पर योशी फिर भी किसी तरह से ज़्यादा पैसे देकर एक साइकिल खरीद लेता है। घर में आकर रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर किसी वॉशरूम चला जाता है और जहाँ उसे पता चलता है कि टॉयलेट का फ्लश भी काम नहीं कर रहा होता, साथ ही नल भी बंद हो चुके हैं। अब योशी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने से नल तो नहीं बंद होने चाहिए थे। और अब डिनर के बाद हमेशा की तरह दोनों बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बिना फ़ोन के बोर हो जाते हैं और पूरी फैमिली बालकनी में आकर सामने देखती है, जहाँ पर पूरे शहर में कहीं पर भी रोशनी नहीं होती, लेकिन तारों की रोशनी में शहर बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है। साथ ही शहर के इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। अब पावर कट को 3 दिन हो चुके होते हैं। उनका अपार्टमेंट पूरी तरह से बदल गया होता है। किचन में जूठे बर्तन पड़े होते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। इस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाता है। उसी दिन योशी की ऑफिस में उसका बॉस अनाउंस करता है कि पावर कट आने से पहले किसी को भी काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। पर योशी कहता है कि मगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे। और इस पर उसका बॉस कहता है इस वक्त तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। और साथ ही ये भी कहता है कि इस कंडीशन में टोक्यो जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत जल्द शहर में खाना और पानी ख़त्म हो जाएगा। ऑफिस के बाहर योशी देखता है कि उसका बॉस अपनी फैमिली के साथ अपने काम की तरफ जा रहा होता है। योशी भी ऐसे ही करने की सोचते हैं, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब हमें मित्सु को दिखाया जाता है जो पास के एक वाटर टैंक में पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। अब उसी समय योशी बैंक जाता है ताकि कुछ पैसे विड्रॉ कर सके, पर वहाँ भी बहुत भीड़ होती है और उसे धकेल कर बाहर निकाल दिया जाता है।
अब पावर शॉर्टेज को 7 दिन हो चुके होते हैं। स्टोर में खाना पानी सब खत्म हो चुका होता है। ऑफिस और स्कूल बंद हो चुके होते हैं। इसलिए अब ज़्यादातर लोग गांव की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए योशी फैसला करता है कि वो भी यही करेगा और अगले दिन वो साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं और रास्ते में बार्गेनिंग करके बहुत सारा पानी मित्सु खरीद लेती है और एक जगह बैठकर खाना खाते हैं और फाइनली एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। पर जो कि उनका प्लान था कि फ़्लाइट से वो मित्सु के फादर के पास पहुंच जाएंगे, पर यहाँ भी उन्हें निराशा मिलती है क्योंकि जब तक पावर नहीं आती सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी होती हैं। अब उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, इसलिए वो पास के ही होटल में कुछ पैसे देकर एक रूम लेते हैं और रात वहीं पर गुजारते हैं। यूई उन्हें वापस घर जाने के लिए कहते हैं, पर योशी उन्हें कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे, इससे अच्छा यही होगा कि हम गांव चले जाएं। यूई भी उनकी बात मान लेती है और इसीलिए अब वो साइकिल से ही कागोशिमा गांव जाने का प्लान बनाते हैं। केंजी और यूई के एक बुक स्टोर पर जाकर एक मैप खरीद लेते हैं और उसी समय पे उनके पेरेंट्स योशी की शराब के बदले कुछ चावल और थोड़ा पानी और एक साइकिल एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर फैमिली अपनी जर्नी को शुरू करती है और कुछ देर बाद जब वो हाईवे पर जाते हैं तो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपने कैंपिंग का सामान लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। रात होने पर वो एक कैंप में बाकी ट्रैवलर्स के साथ रुकते हैं। एक कपल उनसे पीने का पानी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास आखिरी बोतल है और इस तरह फिर से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पर रास्ते में एक टनल में उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत उनकी मदद करती है और उन्हें टनल से बाहर निकालती है। और अब पावर कट को 16 दिन हो चुके होते हैं। अब परिवार एक नदी के पास रुकता है जहाँ उनका पानी पीने की आखिरी बोतल भी खाली हो जाती है। इसलिए योशी नदी के पानी को पीता है और अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर वो सफ़र में आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक भयंकर तूफान से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही रास्ते में मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें अपना सामान छोड़कर एक पुल के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है। तूफान ख़त्म होने के बाद वो देखते हैं कि उनके साइकिल का टायर ख़राब हो चुका है और साथ ही उनके कपड़े और खाना भी बर्बाद हो चुके हैं। अब दोनों बच्चे पास के ही शहर में जाकर पानी और खाना ढूंढते हैं, जबकि उनके माता पिता शहर के बाहर ही रुकते हैं। जब वो बच्चे स्टोर में जाते हैं वो देखते हैं कि फूड सेक्शन पूरी तरह से खाली हो चुका है। किंजी अपनी साइकिल के लिए एक टायर भी देखते हैं, पर सारे टायर बिक चुके होते हैं। फिर उन्हें स्टोर में बैटरी वाटर और कैट फूड मिलता है और वो उन्हें लेकर वहाँ से निकल आते हैं। यूई पहली बार कैट फूड खाती है, उसे बहुत गंदा लगता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। किंजी अपने फ़ोन को कवर का यूज़ करके साइकिल का टायर ठीक कर लेते हैं और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पूरी फैमिली कैट फूड के साथ एक हफ्ते तक सर्वाइव करते हैं। 22वें दिन वो एक कैंप ग्रुप से मिलते हैं। वो उन्हें सड़क पर उगाने वाले एक पौधे के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें खाया जा सकते हैं और उनमें से वो एक की पिक भी लेते हैं और वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि पावर आने तक वो उन्हें भेज देंगे। अब कुछ घंटों तक वो एक साथ ही चलते हैं, लेकिन बाद में वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ऐसे करते हुए 43 दिन बीत जाते हैं और 43वें दिन फैमिली एक एक्वेरियम के बाहर पहुंचती है जहां पर लोग मछलियों को पकड़कर उन्हें खा रहे होते हैं। फैमिली खुश होकर लाइन में लग जाती है क्योंकि फूड बहुत लिमिटेड होता है और उनका नंबर आने तक सब कुछ खत्म हो जाता है। यूशी उस आदमी से अपने बच्चों के लिए खाने की भीख मांगते हैं। ठीक उसी तरह से वैसे कुछ समय पहले वो आदमी योशी से पानी के लिए भीख मांग रहे थे और उन्हीं की तरह वो आदमी भी मना कर देते हैं और वो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पर खाना और पानी की कमी से वो थक जाते हैं और थक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। भूख के मारे योशी कीड़े खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो पास में एक सुअर को देखते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब योशी पिक को पकड़ लेते हैं, लेकिन भूखे होने के बावजूद भी वो सुअर को नहीं मार पाते। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और खुद वो सुअर को मार देता है। वो आदमी अपना नाम तानाका बताता है। तानाका सुजुकी फैमिली को उस पिग को अपने फार्म तक ले जाता है और वहाँ पर वो उन्हें खाना देता है। भूखा होने की वजह से वो सारा खाना खा जाते हैं। वो तानाका के साथ एक हफ्ते तक रहते हैं और फिर वो अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। 3 दिन बाद वो एक नदी के सामने पहुंचते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि जिस मैप को वो फॉलो कर रहे थे वो पुराना मैप है और अब उन्हें अपने गाँव में जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। इसलिए वो लकड़ी के टुकड़े के सहारे एक बेड़ा बनाते हैं और बहुत मुश्किलों से मित्सु और यूई नदी के उस तरफ पहुंच जाते हैं और फिर यूशी और किंजू वापस आकर अपनी साइकिल लाने लगते हैं। लेकिन अचानक उस वक्त बारिश तेज हो जाती है और पानी का बहाव भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी राफ्ट टूट जाती है, यानी कि उनका बेड़ा टूट जाता है। योशी पानी के अंदर डूब जाता है। किंजी अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो तीनों नदी के किनारे बैठकर रोने लगते हैं। कुछ समय बाद वो फिर से पैदल ही अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जब वो रेलवे ट्रैक से गुजर रहे होते हैं तो कुछ डॉग मित्सु पर हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। दोनों बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन नीचे जाकर उन्हें पता चलता है कि मित्सु का पैर टूट चुका है। वो किसी तरह से उन्हें ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी वो डॉग्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक स्टीम ट्रेन की आवाज़ें आती है,
तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन उन्हें लेने के लिए रुक भी जाती है। ट्रेन कोयले से चलती है, इसलिए वो ट्रेन अभी भी काम कर रही थी। ट्रेन के अंदर के लोग मित्सु का इलाज करते हैं, वो उन्हें पीने के लिए पानी भी देते हैं। और अगले सीन में हमें नदी के किनारे योशी की बॉडी को दिखाया जाता है, लेकिन किसी तरह से योशी उठ जाते हैं। तभी स्टीम ट्रेन वहाँ से गुजरती है। योशी अपनी टॉर्च जलाता है ताकि वो उसे नोटिस कर ले, वो ट्रेन को रोक ले, और तभी ट्रेन रुक भी जाती है। अब पूरा परिवार योशी को देखकर बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वो मित्सु के पिता से मिलते हैं और उनके साथ रहना शुरू करते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2 साल 126 दिन बीत चुके हैं और पूरा परिवार कागोशिमा गांव में खुशी खुशी रहता है। पर एक दिन योशी अलार्म की आवाज़ से उठते हैं, यानी कि पावर आ गई है। सभी हैरान हो जाते हैं, उन्हें किसी को नहीं पता होता कि बिजली वापस कैसे आई है। सुजुकी फैमिली अब खुश होने के बजाय उदास हो जाती है क्योंकि इस वक्त वो बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। और कुछ दिन बाद वो वापस टोक्यो में आ जाते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि पावर पूरे 2 साल 129 दिन बाद आई है। कुछ लोगों का मानना था कि टेस्ट अटैक है, लेकिन किसी को भी इसकी असली रीज़न का नहीं पता था। आखिरी सीन में फैमिली के पास वो पिक आती है जो उन्होंने कैंप्स में ली थी। पावर कट ने लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उन्हें दूसरी चीज़ों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया था, जिन चीज़ों को वो आम जिंदगी में इग्नोर करते रहते हैं। जैसे सुजुकी फैमिली पहले एक दूसरे की कोई परवाह नहीं करते थे, सभी अपनी ज़िंदगी अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते थे। लेकिन अब वो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पावर कट के बिना रह सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।